दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आज हिंदी दिवस है, और ये कौन सी वाली हिंदी दिवस है उधर मिस्टर? हिंदी दिवस एक ही मनाई जाती है, एक ही मनाई जाती है हिंदी दिवस? दो मनाई जाती है ना? कौन कौन सी? हाँ, तो कुल मिला के आज हम लोग हिंदी पर पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं तो हम लोग एक पंथ दो काज कर लेंगे। उसका पूरा इतिहास जानेंगे, संवैधानिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में इसकी जो और चीज़ें हैं वो हम लोग जानेंगे। समझ रहे ना? तो सबसे पहले ये कौन सा आज, चूँकि कौन सा दिन है? 14 सितंबर है ना? और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, उधर क्या चल रहा है? और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को, है ना? देखिए 10 जनवरी, पहले इसको मैं ख़त्म करे दे रहा हूँ, फिर हम लोग राष्ट्रीय हिंदी पे तो कवर करेंगे ही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया इसलिए जाता है क्योंकि 1974 में पहली बार नागपुर में इसका मान लीजिए अधिवेशन हुआ था, है ना? मतलब मानना क्या, अधिवेशन हुआ था, और उसी दिन 10 जनवरी को अधिवेशन हुआ था। बैठक वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं, सम्मेलन हम कहेंगे उसे। तब से जो है हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाई जाने लगी, और इसका जो हम कह लेंगे मुख्यालय कह सकते हैं, समझ रहे ना, मॉरिशस में है। ठीक है ना? उधर गौतम बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? इसीलिए कहा जाता है, ध्यान से समझिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये हिंदी के एग्ज़ाम, अगर हिंदी का कोई प्रश्न बनता है तब भी यहाँ से बनेगा, संविधान का बनेगा तब भी बन जाएगा, और जीके जीएस यानी हिस्ट्री मामले में बात करें तब भी बनेगा। बहुत व्यापक हम लोग इस पर अध्ययन करने वाले हैं, तो ये ध्यान दिया करिए, है ना? ध्यान नहीं देंगे तो वही बात हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई जात और 16 दूनी 8। समझ रहे ना? तो हाँ, 1974 में हुआ है इसका जो है सम्मेलन। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिलहाल 74 ही है ना? नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर है, तो वहाँ वहीं से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाने लगी। और हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर वाली बात। तो 14 सितंबर 1949 को इसको राज्य की भाषा के रूप में अपनाया गया, है ना, राज्य भाषा के रूप में। और आज तक जो है थोड़ी सी हम कहेंगे दुख वाली भी बात है, आज तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। समझ रहे ना? तो इसका हम लोग पूरा बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, और इसको देखने के बाद मज़ा आएगा आप लोगों को। समझ रहे ना? और बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे ना? अच्छा, अभी जो हिंदी बोली जा रही है तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी रही है? अगर अभी ऐसे में पूछ लूँगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखिए, मंदारिन कह लें, या कई बार लो है मैंड्रिन लिखा होता है ना? चाइनीज़ भाषा है वो। तो अभी उसको बोलने वाले लोग 111 दशमलव, अब 111.7 या साढ़े मतलब यहाँ 0.5 कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ लोग बोल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश को, अगर इंग्लिश की, ये मंदारिन की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश को बोलने वाले लोग 113.2 करोड़ लोग हैं। समझ रहे ना? तो अब इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा ही रह रहा सबके, हिंदी बोलने में शर्म लगेगी, कहीं कोई हिंदी में बात कर रहा है और भले नहीं आता हो सामने वाले को, लेकिन अपना जाके अंग्रेजी ही छांटेंगे कुछ लोग। शान बढ़ जाती है ना इससे। और किसी भी देश को विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए अपने भाषा पे कम से कम गर्व करना चाहिए। हमारी जो हिंदी है इसकी तो मतलब क्या है बताएं। अभी सारी चर्चाएं हम लोग देखेंगे। अब ये समझिए, आज तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। राज्य भाषा का तात्पर्य जो भी कानूनी कार्रवाई होती हैं, राज्य की
कार्यालय कार्य जो होते हैं वो सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो हिंदी में होता है, तो वो भी एक राजभाषा, कई सारी राजभाषाएं उसमें से ये भी है, टोटल 22 है ना, तो जो अधिसूचित किए गए हैं। तो अब समझ गए। अच्छा हमारी जो, अच्छा ये हिंदी को देख लीजिए, हिंदी को बोलने वाले लोग लगभग जो है 62 करोड़ आप कह सकते हैं, समझ रहे ना, लगभग 62 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 61.3 करके, तो 61, 62, कहीं कहीं जगह 63 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। तो गांधी जी के वक्तव्य से शुरू करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे वक्तव्य से क्वेश्चन बन सकता है, और इस बार हिंदी से प्रश्न बनने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा इसलिए रहेगा कि अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वसुधैव कुटुंबकम या जो भी स्लोगन था, टैग लाइन वगैरह, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी गई थी, और सबसे बड़ी बात, इंडिया को भारत लिखा जाना, समझ रहे ना, इस बात को समझिए। राजनीतिक जो भी गतिविधियां हो रही थी उस हिसाब से प्रश्न बनता है आपके जीएस पोर्शन में भी, समझ रहे ना। तो अब देख रहे हैं इंडिया की जगह अब क्या लिखा जा रहा है, भारत, है ना। हालांकि हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें जितने भी राज्य रहते हैं ना, 29, 28 अलग अलग जब बदलता रहता है, तो 28 राज्य, 7 केंद्र शासित, 9 जो भी हो, जिस समय की बात हो रही हो बदलने के बाद, ये जो है एक क्या है, ये दैट इज़ इंडिया, मतलब ये इंडिया है, जो पूरा एक क्षेत्र है वो इंडिया है, और जिसका अर्थ है भारत, है ना, इंडिया दैट इज़ भारत, ये बताया गया पहले ही। तो भाई भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंडिया है वही भारत है, तो भारत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि देवनागरी लिपि में ही आ रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा इसकी वजह से भी। अब गांधी जी के वक्तव्य सुनिए। हृदय की कोई भाषा नहीं होती है। देखिए गुजरात के रहने वाले व्यक्ति हिंदी को इतना ज़्यादा प्रचुरता, सबसे ज़्यादा अगर हिंदी पे कोई बात किया होगा तो यही है। तो आज सभी हम लोग पहलुओं पे चर्चा करेंगे, कांग्रेसी नेताओं ने उस समय क्या कहा हिंदी के बारे में, सभी चीज़ें इसमें हैं। तो गांधी जी का यह सेंटेंस याद रखेंगे, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से ही बातचीत करता है, और हिंदी हृदय की भाषा है, समझ रहे ना, कितना बेहतरीन है। उसके बाद एक और महोदय हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी में इनका जो है वर्तमान जो हिंदी का स्वरूप है, इनका कितना योगदान रहा हम लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, निज भाषा उन्नति अहौ सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, समझ रहे ना, ये मतलब हृदय, शूल मतलब कांटा, समझ रहे ना। तो इनका मतलब क्या है, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, जो हमारी अपनी भाषा है वो सभी उन्नति के लिए जिम्मेदार है, पूरा उसका मूल जड़ है ना। जो भी आप विकसित होना है, डेवलप होना है, उसके लिए अपनी भाषा पे काम करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। दूसरे सीखे ना आपकी भाषा, आप क्यों अंग्रेजी ही सीखने जाएंगे। स्पेन वाले लोग नहीं स्पेनिश अंग्रेजी सीखते हैं जल्दी, आपको स्पेनिश सीख के जाना होगा। यहीं बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें कनाडा जाना होता है तो सीख के जाते हैं, फ्रेंच सीख के जाते हैं, खाली इंग्लिश से काम नहीं चल जाता वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे अभी सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें अब्रॉड जाना है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, अपनी भाषा का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो हृदय का जो कांटा है वो समाप्त नहीं होगा। मतलब इसका अर्थ अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट कुछ बेसिक जानकारियों से शुरू करते हैं। देखिए एक और महोदय थे जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने हिंदी के बारे में क्या कहा ये हम लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, सीटी मेटकाफ एक महोदय हैं, उन्होंने कहा 1806 के टाइम ड्यूरेशन में अपने शिक्षा गुरु जो थे जॉन गिलक्राइस्ट, उनको एक पत्र लिखा। चूँकि ये यहाँ इंडिया में औपनिवेशिक काल चल रहा था तो इंडिया में आके रह रहे थे। उन्होंने अपने गुरु को लिखा जिनका नाम था गिलक्राइस्ट। उनको कहा कि भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, समझ रहे ना, पूरब से लेकर एकदम पश्चिम तक, कुमाऊं से लेकर कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर के नर्मदा तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। यानी हिंदी सिखाए थे और ये हिंदी सीख के आए थे।
इंडिया में, है ना। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक की इस विश्वास से, जावा मतलब ये पूर्वी, ये वो आपका जो क्षेत्र पड़ेगा, हाँ हमारा पूर्वी क्षेत्र जो है वो, सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, है ना, बोल लेते होंगे या बोल सकते हैं। तो उस समय सोचिए जब हम लोग औपनिवेशिक स्थिति में थे तब की बात है। आज हिंदी हालांकि बहुत तेज़ी से फैली है ना। आप देखेंगे अमेरिका में, सभी देशों में लगभग, है ना, मॉरिशस तो एक बेहतरीन है ही है, सभी देशों में हिंदी भाषी लोग जाकर रह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर। अब ये देखिए 1950 को हिंदी की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया था, हालांकि 1949 को ही इसको दिया गया था। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, 62-63 करोड़ जो भी आप कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा। 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, समझिए 176। चलो आप लोग समझते रहो, परेशान मत हो, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, ठीक है ना, या चला सकती हो हाथ तो चला लेंगे आप। 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, 20 से भी अधिक ज़्यादा, ये तो 20 ठीक है, उससे भी अधिक देशों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आसपास के जो हैं वो हिंदी ही बोलते हैं, हमारे आसपास जैसे पाकिस्तान वगैरह में भी हिंदी बोली जाती है, समझ रहे ना। 93% भारतीय युवा हिंदी यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो देखते हैं, समझिए। आजकल यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, यूट्यूब पे 93% लोग हिंदी के चैनल जो होते हैं उसमें देखते हैं। जैसे मेरा अपना चैनल, हम लोग हिंदी में तो पढ़ते हैं, है कि नहीं। 94% दर से डिजिटल मीडिया में हिंदी सामग्री की मांग बढ़ी है। जैसे हम लोग तो यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब में अब जो है वो जैसे कोई राय मांगते हैं, कई बार सर्वे वगैरह होता है तो उसमें विकल्प अब देते हैं, समझ रहे ना। बहुत सारी चीज़ें तो पहले नहीं हुआ करती थी, अब बदलाव हो रहा है तेज़ी से। और आमतौर पे CEO वगैरह भी तो रहते हैं सब इंडियन ही, ये भी फ़र्क पड़ता है। 2006 से मनाया जा रहा विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस की अलग बात है, हम लोग आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 45 अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ के लोग जो है शर्म महसूस करते हैं चाइना से, अभी देखिए G20 में अमेरिका से, अलग अलग देशों से जो वहाँ के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर के लोग आए थे, वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, सीख रहे हैं यहाँ पे आके, JNU में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी सीख रहे हैं। और हम लोगों को क्या है, हमें इंग्लिश सीखना है। हाँ चलिए, पहला विश्व हिंदी दिवस, चलिए तो हम चर्चा कर चुके हैं 1975। देखिए यहाँ पे 1975 लिखा हुआ है और 1974 भी कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था, ये देख लीजिए, हाँ सम्मेलन हुआ था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, और जो भाग 17 में हम देखते हैं और 8वीं अनुसूची में, समझ रहे ना, अनुच्छेद 343 हो जाएगा, उसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। तभी से 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, ध्यान से समझिए, ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी बोली जाती है। तो 20 से अधिक देशों में बोली जाती है। 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को भी सम्मिलित किया गया था। ऑक्सफोर्ड ये शब्द जो होता है वर्ड ऑफ द ईयर भी कई बार बताते हैं कि यहाँ ये शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो वो चुनते रहते हैं। फिलहाल के लिए ये शब्द इस्तेमाल पहली बार उन लोगों ने किया था। विश्व की आर्थिक मंच IMF की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से तीसरी स्थान रखती है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एकमात्र जो भाषा है हिंदी, कितनी बोली जाती है, लगभग हाँ 77 से अधिक, यानी कि 77% लोग इसको बोल और समझ सकते हैं, फिर भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। अब ये दुर्भाग्य प्रकट बहुत सारे हमारे जो नेता रहे हैं वो लोग करेंगे। गांधी जी के मैं लगभग सारे वक्तव्य ले आया हूँ, वक्तव्य एक बार देख लीजिए।
गांधी जी के हिंदी के संदर्भ में क्या विचार रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, 8-10 इनके वक्तव्य हैं, उसमें से हम पूरी चर्चा पूरा देख लेंगे। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले चाहता था शिक्षा जो है अंग्रेजी में ही हो, है ना। उसका तो अपना अलग ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था। वो उसका कॉन्सेप्ट था कि हमें ऊपर ऊपर के लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको सिखा दिया जाए, और जैसे छलने से छन छन के कोई पदार्थ नीचे जाता है, उसी प्रकार शिक्षा भी पहुंच जाएगी, ऊपर से लोग नीचे धीरे धीरे समझा देंगे। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। कभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने कहा था। फिर अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पाँव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है। भारतीय विद्यार्थियों को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष से अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने हैं, वो भी 6 वर्ष लगभग, तो फिर और क्या हो सकता है। ये बात 1914 में उन्होंने कही थी। देखिए, एक चीज़ तो ये समझिए कि अपनी भाषा पे गर्व करना कम से कम आप शुरू करें। आप हिंदी बोलें तो आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए, है ना। जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर ही नहीं सकती। ये 1916 में इन्होंने कहा है, समझ रहे ना। उसके बाद इनके सारे वक्तव्य हम लोग देख लेते हैं। कहाँ चले गए, नेक्स्ट। हिंदी की ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। कितना जोर दे रहे हैं गांधी जी। फिर भी यदि गांधी जी 1948 में उनका देहावसान हो गया, है ना, हमें पता है 1949 में राजभाषा कर दिया गया। इस पर संसद में चर्चा भी हुई थी। अगर गांधी जी रहे होते कुछ वर्ष, तो मुझे इतना उम्मीद है कि हिंदी राष्ट्रभाषा रही होती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषाएं हैं। कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है। भाई एक राष्ट्र है तो उसकी भाषा भी तो होनी चाहिए, नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव भी है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकती, क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। ये 1917 में उन्होंने कहा। लगातार इस पे वक्तव्य उनका आता रहा। हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और नागरी फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम संस्कृतमय नहीं है, है ना, और न ही वह एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। ये बात 1918 में कहा गांधी जी ने। उसके उपरांत हम बात कर लेंगे हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी जो है वो सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारे यूपी में बात करें तो हिंदी और उर्दू दोनों राज्य की भाषा है कि नहीं है। हाँ, दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से ही है ना। तो कहीं न कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जी, लेकिन फिर भी लोगों को क्या है, सीखनी है भाई अंग्रेज़ी ही, कॉन्वेंट में पढ़ना है। अंग्रेज़ी के व्योमोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का एक अनिवार्य अंग है। गांधी जी का ही वक्तव्य है अभी तक लगातार। मैं यदि तानाशाह होता, डिटेक्टर गांधी जी सोच रहे हैं, मेरा बस चलता आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप ही चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए और वो इलाज आज तक नहीं हो पाया, है ना। तो ये बहुत शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए भी। 10 वक्तव्य पूरा लाया हूँ गांधी जी का। मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं इसे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से, जो मुझे
जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों के लिए नहीं। समझ रहे ना। फिर लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी लिपि है ना। नागरी मतलब देवनागरी है हमारे यहाँ। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी, जो वास्तव में है भी, है ना। तो अब सोचिए, कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा वक्तव्य देता हो, कभी भी मंच पे जाए और हिंदी के बारे में ज़रूर चर्चा करे, तो समझिए क्या उनकी इच्छा रही होगी। आज तक जो है इस पे कोई काम नहीं हो पाया। समझ रहे ना। तो डिटेक्टर गांधी जी बन जाते तो कुछ कर जाते हैं ना। चलिए अब हम लोग पूरा शुरू से देखते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। विश्व में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। मूल या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विशिष्ट भाषा है। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। मूल या रूप के आधार पर भाषा हिंदी कैसी है, तो वियोगात्मक है, या हम कह लेंगे विशिष्ट है। भाषा परिवार के आधार पर अगर हम बात करें तो हिंदी क्या है, भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन है ना। भारोपीय लगभग जो है 73% लोग बोलते हैं भारत में। समझ रहे हैं ना। उसके बाद 25% के आसपास लोग क्या बोलते हैं, द्रविड़ बोलते हैं, है ना। और बचे हुए चीनी तिब्बती, है ना। हाँ, भारोपीय सबसे ज़्यादा, भारोपीय। भारोपीय का मतलब वही भारत और यूरोप दोनों मिक्स है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न बनता है। तो ये क्या है, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जैसे भारोपीय और द्रविड़। द्रविड़ 25% लोग लगभग बोलते हैं। आस्ट्रिक 1.3 के आसपास, और बचा हुआ चीनी तिब्बती 0.7%। देखो 100% हो गया क्या, हो गया ना। भारोपीय 73%। अगर यहीं पे लिख दूं तो समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल तल्लीनता से समझते रहिए, याद हो जाएगा। 102 बार वीडियो देख लेना। बाकी 25% द्रविड़, 1.3% आस्ट्रिक भाषा, और बचा हुआ 0.7% चीनी तिब्बती। भारत में बोले जाने के प्रतिशत के आधार पर तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, भारोपीय। क्लियर हो गया ना। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इसको कीप करते जाएं, क्या टाइम लगेगा, सेव करना होता है ना, आदत बनाए। उसके उपरांत हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड कौन सी हो जाएगी आगे। अच्छा, अभी तो पेन यहाँ स्लाइड पे होगा तब ना। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ये ध्यान रखेंगे। आदि जननी कहेगा तो संस्कृत है, समझ रहे ना। नहीं तो हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश। समझ रहे। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है, ध्यान से सुना करिए। आदि जननी संस्कृत है, अपभ्रंश अवहट्ट ये आते हैं ना नंबर, ठीक है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से अच्छा आगे दिया भी है, गुजरती हुई प्राचीन, जिसे हम प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं, का स्वरूप लेती है। फिर प्राचीन के बाद जो मध्य में हिंदी आएगी, फिर आधुनिक हिंदी, ये टाइम ड्यूरेशन चलता रहेगा। तो हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। समझ रहे ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर टाइम ड्यूरेशन अगर पूरा चर्चा करेंगे तो शुरुआत अगर हम बात करेंगे हिंदी में भी आदिकाल चलेगा। समझ रहे ना, वैदिक काल से पूरा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के चलता है। इसमें 500 ईसा पूर्व, फिर 500 से 1 ईस्वी तक आएंगे।
इसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं और अंततः 1800 के बाद से आधुनिक हिंदी शुरू होती है। तो वो पूरा डिटेल्स नहीं चर्चा करेंगे बहुत ज़्यादा उस पर। आज जो है इसी हिसाब से हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसका जो सीक्वेंस है बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि हिंदी जो आज का जो हमें हिंदी देखने को मिलता है, आज की हिंदी कैसी है, कहाँ से शुरू हुई थी। संस्कृत आदि जननी, उसके उपरांत पाली, पाली के बाद प्राकृत, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, पाली भाषा में सबसे ज़्यादा पाली पहले नंबर है, जिसे हम प्रारंभिक प्राकृत भी कहते हैं। समझिए, प्राकृत, प्रारंभिक वाली प्राकृत भी पाली को कहते हैं। पाली भाषा में सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के उपदेश वगैरह हम देखते हैं। उसके उपरांत प्राकृत भाषा का नंबर आता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेश हम देखते हैं, ठीक है ना। फिर अपभ्रंश, मतलब अपभ्रंश का मतलब जो धीरे धीरे समय के साथ बिगड़ता बनता चला जाए। फिर अवहट्ट, उसके उपरांत प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ठीक है ना। जो मध्य हिंदी रहती है वो बड़ा संक्रमणकालीन रही, क्योंकि विदेशी आक्रांता थे बहुत ज़्यादा। फिर उसमें हम देखते हैं उर्दू समावेश होने लग जाता है। तो बहुत सारे उर्दू और फारसी हमारे भाषा में सेंटेंस शब्द हैं, ठीक है, जिसे हम विदेशज भाषा भी कहते हैं ना, वो भी हम पढ़ते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी, अब देखिए हिंदी जो है, हमें कैसे हिंदी भाषा मिली है हमें ही नहीं पता। हम लोग को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं। जैसे हिंदू धर्म तो सनातन है, सबसे पुराना है ना। तो इतिहासकार जो थे, विद्वान थे, वो लोग ये कहा करते थे कि हिंदुस्तानियों को खुद भी नहीं पता है कि वो हिंदू हैं। समझ रहे ना। तो ये देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी, ये देखो इतिहास से आता है, इतिहास का प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी प्रहमान सिंधु नदी से संबंधित है, मतलब जो सिंधु नदी है उससे संबंधित ये भाषा हो जाती है। अर्थात सिंधु नदी के नाम पर ही हमारा, चूँकि सिंधु नदी भारत में हुआ करता था, अब तो पाकिस्तान में है, तो भारत ही था, उसकी वजह से हमारा जो है नाम पड़ा और हिंदी शब्द वहाँ से निकल के आई। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता कहाँ से आते थे, पश्चिम से ही, खैबर पख्तूनवा दर्रा उधर ही से आते थे, है ना। सिंह द्वार से भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था, सिंधु। लेकिन वो फारसी, जैसे ईरान के लोग जो थे, ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानी सिंधु को क्या कहा करते थे, हिंदू, क्योंकि वो स को ह कहा करते थे। तो सिंधु नदी है तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, कहना चाहिए था सिंधुस्तानी, समझ रहे ना। और वो लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हो गई हिंदी, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये ध्यान रखेंगे, ईरानी जो थे, जिसे हम फारसी कह लेंगे, उन्होंने श को ह कहा, इसलिए हिंदू नदी हो गई। सिंधु श का ह में तथा ध का द में परिवर्तन, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हो गया। हिंदू से ही हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय हो जुड़ा लगने से हिंदी बन गया है। हिंदी का अर्थ हिंदी का, हिंदी का अर्थ होता है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा को अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, है ना, हिंद की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। कुछ हमारे यहाँ के लोग, उन्हें ऐसा क्यों लगेगा कि भाई कोई हमें अपना भाषा देगा, मतलब अपने हम लोगों को बताएगा कि तुम लोग हिंदी बोलते हो या हिंदुस्तानी हो, है ना। कुछ लोग होते हैं देशभक्त टाइप के लोग, तो उन्होंने क्या कहा उपयुक्त बातों से। अच्छा, अभी तो कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ तो समझिए, हिंदी शब्द का विकास कई चरण में हुआ है। सिंधु, हिंदू, हिंद धन ई, है ना, हिंदी हो गया। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा से है ना। यह ऐसा ही है जैसे बच्चा हमारा हो, है ना और नामकरण कोई और करे, पड़ोसी नामकरण करता है ना के, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जो देशभक्त टाइप के लोग होंगे वो कुछ ना कुछ कहेंगे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हीन का मतलब होता है नाश करने वाला, हनन करने वाला, ठीक है ना। और दू का मतलब होता है दुष्ट, तो दुष्टों का हनन करने वाला क्या है, हिंदू है।
सोचो, गर्व महसूस हो गया है कि नहीं। जो हिंदू है वो क्या है, वो दुष्टों का नष्ट करता है। तो ये कुछ देशभक्त लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलतः जो है ये भी ध्यान रखेंगे और ये ध्यान भी रखेंगे, है ना। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। उसके बाद अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू और उन लोगों की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, है ना। तो हीनो धन दू, तो क्या हो जाएगा, हीन का मतलब हीनो जो दुखी लोग होते हैं, थोड़ा पीछे आ जाए, यहाँ दिख रहा कि नहीं बोर्ड पे, और दू का मतलब दलन, तो हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला, हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। चूंकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम है, अनुमान अधिक है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रयास लोगों ने किया कि अच्छा पड़ोसी नाम क्यों रख देगा भाई, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, ध्यान से समझते रहिए वर्मा जी। देखो भाई समझ लोगे ये, चूंकि देखो ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अभी तो बहुत सारे डेटा थे, लेकिन महत्वपूर्ण लेके आया हूँ मैं। और कम से कम आज हिंदी दिवस पर हिंदी को सीरियस से पढ़ लो, है ना। आप लोगों को तो नौकरी भी यही दिलाएगी। 25% योगदान होता है, चाहे दरोगा का दो, SSC GD का भी देना, फिर भी UPP का दीजिए, जो भी, कम से कम यूपी के जितने भी एग्ज़ाम देंगे कुछ सेंटर के भी, तो मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी यथा हिंदी हैं हम, और वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मोहम्मद इकबाल की बात हो गई। और हिंद की भाषा, जो हिंदी है वो हिंद की भाषा। यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता है, बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी इत्यादि कहेगा। दूसरे, इस देश के व्यापक भाषा के अर्थ में भी अपनी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक मेठा यानी कि जो भाषाएं हैं वो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंदी की लोगों भाषाएं, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर है, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी नामों से भी पुकारते हैं। जब हम देखते हैं हिंदी को जब डिवाइड कर रहे होते हैं, तब होता तो हिंदी है, लेकिन उसमें अलग अलग, जैसे हम असमिया कह लेंगे, पूर्वी हिंदी कहेंगे तो उसमें हिंदी आएगा, भोजपुरी आएगी, मैथिली, है ना, कुछ इस तरीके की भाषाएं आ जाएंगी, मगही वगैरह। तो ये सब आते हैं इसमें, चाहे खस हो, ब्राचड़ हो, ये सब भी आते हैं। इसलिए हिंद की इन सभी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते एक साथ, सभी एक साथ, है ना। अब हिंदी के संदर्भ में धर्म सुधारक लोगों ने क्या क्या कहा है, और यहाँ से देखिए ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको हिस्ट्री का जो वो वाला पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जिसमें हमारे समाज सुधारक शामिल हैं, महान नेता जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, तो जो उनके वक्तव्य, उनके कार्य हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल समाज सुधारकों में हम देखेंगे धर्म समाज सुधार की प्राय सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को बहुत ज़्यादा, उसका जो है महत्व बताया, उसकी हिमायत की। ब्रह्म समाज की बात करेंगे, 1828 में इसकी स्थापना होती है, हमें पता है कौन है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा और कहा कि भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष के एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही संपन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्म समाजी जो थे, जिनका नाम था नवीन चंद्र राय, पंजाब में हिंदी के विकास के लिए क्या उन्होंने किया, अत्युत्तम योगदान दिया। तो कितने लोग कहते रह गए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी हमारे संविधान निर्माताओं को, क्या समस्याएं थी। थोड़ा सा कई बार भाई हम इंग्लिश सीखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे तो इंग्लिश में ही वहाँ पे हेयरिंग होगी। सोचिए, आम जनमानस समझ ही नहीं पाएगा, उसे देसी भाषा समझ में आता है ना। आप कल्पना करिए, गांधी जी जो है, आपको लगता है गांधी जी गरीब व्यक्ति थे? विंस्टन चर्चिल ने उन्हें क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा ना। पहुंच गए थे गोलमेज सम्मेलन में, वही मजे ले लिया। अब वो व्यक्ति
गरीब कैसे हो सकता है यार, और उस लेवल पे कि एक ही धोती पहने, जो दो दो जगह पे एक ही डिग्री लेने गया हो, दक्षिण अफ्रीका में भी, उससे पहले इंग्लैंड में भी, समझिए इस बात को। तो लेकिन उन्हें पता है कि लोगों से जुड़ना है तो लोगों जैसा होना चाहिए ना, लोगों की भाषा आनी चाहिए, तो इसलिए एक धोती पे पूरी ज़िंदगी गुजार लिए। कल्पना करिए आप, वो भी अपने ज़माने में हैट और जूता चप्पल बढ़िया वाला जो है सूट बूट पे चले हैं पढ़ाई करते समय। अब देखिए उनके पास दक्षिण अफ्रीका वाली जो घटना होती है, उतार दिया जाता है ना ट्रेन से, उनके पास तो टिकट था लेकिन फिर भी वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि ये काले थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ से उतार दिया, धक्के दे के गिरा दिया कि तुम कैसे इसमें बैठ सकते हो, फर्स्ट क्लास ट्रेन में कैसे यात्रा कर सकते हो, तुम तो काले आदमी हो। तो भाई पैसे तो थे तभी तो, लेकिन फिर भी पूरा जीवन वो एक धोती पे गुजार दिया। सोचिए माइंडसेट। इसीलिए तो जब वो कभी एक बार कुछ भी कहें तो पूरा देश खड़ा हो जाता था। और हिंदी के लिए देखिए कितना वो छटपटाते रह गए, लेकिन क्या है कई बार लोग जो है अनसुना भी तो कर देते हैं। आर्य समाज की बात कर लेंगे। ये आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे ही याद हो गया। हाँ, दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे भाई, गुजरात से ही थे, लेकिन फिर भी गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाओ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए वो हर बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। गुजराती आती थी उन्हें, है ना, बढ़िया, संस्कृत भी जानते थे, लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी हिंदी का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये याद रखेंगे 1875 आर्य समाज, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कल्पना करिए, इतने बड़े बड़े लोग कहते रह गए लेकिन आज तक हम कहाँ हैं। फिर से समझिए, सरस्वती जी कह रहे हैं मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। समझ रहे ना, हिंदी के संदर्भ में। अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंदो घोष, इनकी क्या सलाह थी? उन्होंने कहा लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। आप अगर तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो ये नहीं है कि आप तेलुगु तमिल ना बोलिए, लेकिन आपको हिंदी आनी चाहिए। कम से कम एक देश में आप समझिए लगभग 80-77% लोग अगर भारत में हिंदी बोलते हैं तो राष्ट्रभाषा तो हो ही सकता है ना भाई। समझिए, आप ये समझिए कि 2/3 से भी अधिक, कुछ ही परसेंट, तो 20% मोटा मोटी लोग बचे हैं, तो 20% लोग हिंदी नहीं सीख सकते हैं, और 100% मिल के इंग्लिश में घुसे जा रहे हैं, नहीं इंग्लिश सीखनी है। समझ रहे ना, तो ये दुर्भाग्य है। अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए मेरा उद्देश्य एक साथ आपके होता है ना, एक तीर 2-3 निशाना हो जाएगा, आपका जीके जीएस भी याद हो जाएगा और हिंदी चल ही रहा है, और कम से कम आपको ये भी तो पता हो कि हमारे जो महानायक थे उन्होंने हिंदी के बारे में उनकी विचार क्या थे, है ना, उन्होंने क्या कहा। अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में संचालित एनी बेसेंट ने कहा। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में सबसे पहले तो ये समझिए स्थापना किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। समझ रहे हैं, जीके का क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा? सोचिए, विदेशी महिला, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देसी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाले आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी शिक्षा का अनिवार्य होना चाहिए। सोचिए, सभी लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अन्य चीज़ें जैसे हम देख लें, इनके अलावा भी जो लोग
इस चीज़ को मानते थे कि हाँ ये हिंदी भाषा की जो है को प्राथमिकता में रखना चाहिए। जैसे प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये भी 1867 में स्थापना हुआ। ये सनातन धर्म सभा 1895, इसके संस्थापक सनातन हैं तो पंडित दीनदयाल, याद रखेंगे पंडित दीनदयाल शर्मा। सनातन धर्म सभा 1895। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 हुआ, जानते ही अपने गुरु के नाम पे इन्होंने, स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद को युवा पुरुषों में, क्योंकि उनके जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 12 जनवरी, विवेकानंद, याद है कि नहीं। आदि ने हिंदी प्रचार में योगदान दिया। इससे लगता है कि धर्म समाज, जो भी धर्म या समाज सुधारों की यह सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का जो एक माध्यम हो वो क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, अब समझिए। जो हमारे देश को आज़ाद करने वाले लोग थे, आज़ाद कराने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, वो लोग, ये वो कांग्रेस है जो 1885 में स्थापित की गई। अभी वाली कांग्रेस की बात तो वो तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य यही तो था कि हम आज़ाद कर सकें, है ना, देश को। और हालांकि इसको भी अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसका इतिहास हम लोग बाद में देखेंगे। कांग्रेस के नेताओं का योगदान, कांग्रेस मतलब भारत में एक प्लेटफार्म था जिसमें भारतीय नेता अपनी राय मशवरा करते थे और अंग्रेज़ कई बार इसका लाभ उठाते थे। तो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में उसके कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन पर जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रभाषा की आग्रहता बढ़ती चली गई, है ना। 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तिलक ने भारतवासियों के से आग्रह किया कि हिंदी ही सीखें। समझ रहे हैं, कम से कम आप लोग तो खुश होंगे कि हिंदी ही जानते हैं, अंग्रेजी तो जानते भी नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बहुत सारे इनके वक्तव्य देखें। उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र कैसा है, गूंगा है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट से भी ये भी है, अगर राष्ट्रभाषा ही ना है हो तो राष्ट्र कैसा होगा, गूंगा। अर्थात हमारा भारत जो है वो कैसा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया। 1917 में भड़ौच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, कुछ उन्होंने तर्क दिए थे, अभी उस तर्क को समझिए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग इधर चले जाओ दक्षिण, और दक्षिण के लोग इधर आओ, अपनी भाषा को ही आदान प्रदान करो और उसी को आगे बढ़ाओ। समझ रहे ना, तो हिंदी का भी विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्त होनी चाहिए। पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा किस आधार पे हम कहें कि राष्ट्रभाषा हो सकता है। पहली बात, अमलदार हो। अमलदार मतलब वो लोग जो अधिकारी कर्मचारी हैं, है ना। राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए, अमलदारों के लिए। दूसरा, यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हैं। अब 80% लोग बोलते हैं, एग्जैक्ट डेटा अगर देखेंगे तो 77% लोग बोलते हैं। तो अब कितना चाहिए भाई, बोल तो रहे हैं, सब कुछ है। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। आसान क्या है, हिंदी या इंग्लिश, चूँकि हमारी मदर टंग है तो हम जल्दी सीख लेते हैं ना। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो उसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए, जो हिंदी में पूरी तरीके से देखने को मिलता है। समझ रहे ना। अब उनका जो एक प्रयोग था, आगे देखते हैं। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने, मैंने कहा ना कि जब भी कहीं जाते थे तो कहीं ना कहीं हिंदी की बात तो कर ही आते थे, किसी भी मंच से लगभग। राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इस अधिवेशन में उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, उन्होंने क्या अपना जो है एक आइडिया दिया कि कैसे क्या किया जाए।
6 दक्षिण भारतवासी युवक जो हिंदी सीखने का के प्रयोजन से उत्तर भारत में आएंगे। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और ऐसे ही 6 भारतीय उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी लोग हैं वो दक्षिण में दक्षिण भाषा जाके सीखेंगे। समझिए, ये इनकी जो है राय थी। हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाएगा। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी के अपने सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम क्या था, देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास, दक्षिण मतलब मद्रास जो चेन्नई है वहाँ पर भेजा। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 में और वर्धा 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार संस्थाएं भी स्थापित की गई। तो उन्होंने कहा 6 लोग ट्रांसफ़र हो जाओ, दक्षिण के लोग उत्तर आ जाओ और उत्तर के लोग दक्षिण, और सीख लो, फिर आपस में आके फिर वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं प्रचार होगा ही होगा। आज देखिए, आज जो आमतौर पे काफ़ी लोग जो है साउथ के लोग हिंदी ही बोलते हैं। बॉलीवुड और टॉलीवुड होता है ना वो दक्षिण भारत का, उसमें देखिए कल्चर दिखाया जाता है। यहाँ क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन है, बहुत सारे बड़े बड़े जो अभिनेता हैं वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई बात कहनी होगी डायरेक्टर को तो वो लोग क्या कहेंगे, हिंदी में नहीं बताएंगे। मूवी शूट होनी हिंदी में, लेकिन अंग्रेज़ी में बताएंगे कि ये करना है। और दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी में मूवीज़ भी बना रहे हैं। और इसीलिए आजकल जो है, अब आप देख लीजिए क्या उनका और बाकियों का क्या मामला चल रहा है। 1927 की बात करेंगे। ये कौन है, श्री राजगोपालाचारी। इनकी जो है पुस्तक भी रही है, जैसे महाभारत से उन्होंने उठाया हुआ था। तो ये हम जानते हैं, अगर इतिहास देखेंगे तो इतिहास में हमारे सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या हैं, वायसराय, ध्यान रहेगा ना, माउंटबेटन के बाद, ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यह जनतंत्रात्मक भाषा के में राजभाषा भी होगी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था ये है, अभी तक हुआ ही नहीं। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, ये ध्यान रखेंगे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें सिफारिश किया गया कि जो देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा को राजभाषा होगी। अब देखिए यहाँ से अब राजभाषा कॉन्सेप्ट, राजभाषा का मतलब सीधी सी बात है जो आधिकारिक भाषा हो, राजकाज काम होता हो, लेकिन पूरे राष्ट्र स्तर पे तो नहीं है ना, ये समस्या है। परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा, सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। कुछ समय मतलब 15 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन आज देखिए हम लोग लगभग 70 साल से अधिक हो गया, अभी भी हम वहीं अटके हैं। 1929 में सुभाष, ये वक्तव्य है और ये भी चीज़ें आपको जो घटनाएं हैं वो भी याद हो जाएंगी। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या देश को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे पता है ना, हिंदी की हिमायत कर रहे हैं, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता है और ना हम किसी का हम बाधा सहन कर सकते हैं, परंतु सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिलना चाहिए। अपनी अपनी भाषाएं सीखिए, लेकिन एक प्रमुख भाषा रखिए जो राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करे। ये 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 1931 में गांधी जी ने लिखा, यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर स्त्रियां, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में ही करने के पक्षधर में थे। मैंने उनके बारे में बताया कि वो किस तरीके का व्यवहार करते थे, है ना। उसके बाद 1936 में गांधी जी ने कहा, सोचिए उतने सारे वक्तव्य, उसके बाद फिर गांधी जी लगातार, मैंने कहा ना कि हर बार वो हिंदी की बात करते ही करते थे। उन्होंने कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, ठीक है ना। मंत्रिमंडल 1937 में बात कर लेंगे। कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त हो चुकी थी।
42 से 45 के समय ऐसा था जब देश स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। चूँकि हम 47 में आज़ाद हो गए, तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो सब किस में लिखी गई थी? हिंदी में, है ना, सबसे ज़्यादा। तो बाकी जो भाषाएं थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ने लग गई थी और उस समय रचनाओं का बड़ा महत्व था। स्वतंत्रता के बाद हम बात करेंगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राजभाषा क्या होता है? मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का मतलब जो सरकारी भाषा हो वो राजभाषा है। और जब संविधान हम पढ़ते हैं तो उसमें हम राज्य कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सरकार। ठीक है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में दरबारी भाषा कहा जाता था उस समय। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं हिंदी पढ़ते हुए? तब ठीक है, ध्यान से सुनते रहो हैं। चलिए, राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज है। ठीक, स्वतंत्र, ये देखिए अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं उसके बाद की घटना है। स्वतंत्र से पहले जो थी चीज़ें जो लोगों ने कहा वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। अतः प्राय राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। कौन सा? राजभाषा। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या कर लिया गया? संवैधानिक रूप से राजभाषा को के रूप में उसे मान्यता दी गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मैं शुरू में बताया था, जब तक थोड़ा सा आप पूछ लें, जो हमारी भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है? पहले अनुसूची बताइए। और किस भाग में? नहीं गुरुजी, हैं? भाग में कहाँ हूँ? नहीं यार, वो तो आप 19 से बता रहे, बताइए। वो तो मौलिक अधिकार है, प्रेस वाक आदि स्वतंत्रता है। भाग 17, इसीलिए कहते हैं एक्टिव रहा करिए क्लास में। ठीक है। और जो अनुच्छेद होता है 343, ठीक है ना, अभी उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बस स्लाइड वो भी अब आ ही गई है ना। तो ये डेटा ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, और इससे जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता को कायम करना है। नंबर 1, सॉरी ये तो नंबर 5वां है, 4 तक तो हम देख आए थे। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों में कुछ राज्यों में, आमतौर पर देखिए कुछ राज्यों में हिंदी क्षेत्र के राज्य में राजकाज हिंदी में होता है, अन्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में। जैसे और साउथ इंडिया में आप देखेंगे स्पेशली मराठी भी देख सकते हैं, गुजराती में भी पढ़ाई लिखाई होती है, पंजाबी, है ना, तमिल, जो मलयालम वाले हैं लोग, है ना, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई भी होती है, राजकीय काम काज भी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हिंदी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओझल होती चली गई। ये सब चीज़ें, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा। जैसे स्वभाषा मतलब जो हमारे यहाँ से निर्मित हुई, और परभाषा हम किसी से सीखे हों। ठीक है ना। जैसे मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले काल से लेकर के स्वतंत्रता तक अंग्रेजी को राजभाषा कर दिया गया था, क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी के घोर समर्थक ये बंदा था, है ना। तो मुगलों से लेकर के जब तक मैकाले था तब तक कौन सी भाषा थी? फारसी, याद रखेंगे। और बाकी विदेशी भाषा ही कह सकते हैं, ये थी। फिर हम बात करेंगे, अब इसमें कुछ समीक्षाएं की गई कि भाई इसको क्या किया जाए, हिंदी को संवैधानिक स्थिति दी गई। तो स्वतंत्रता के पहले जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता राजभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, लेकिन समय के साथ समझिए उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त क्या हो गए? धीरे धीरे पलटी मारने लग गए। पहले बड़ा जो जोश में नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है हिंदी होनी चाहिए, और बाद में अब धीरे धीरे पीछे हटने लग गए। समझ रहे हैं ना।
यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ। राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर से शुरू हुआ, बहस चली रही थी, है ना। 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक बहस चली, और उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तान के जो भी अन्य जो भाषाएं हैं उनको राजभाषा के रूप में कहीं न कहीं अपनाया गया। शुरुआत में कितने भाषा अपना लिए गए थे? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राजभाषाओं की जो संख्या थी 14 थी, और आज धीरे धीरे बढ़ कर के 22 तक आ चुके हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन कब बढ़ी थी, समझ रहे ना। अब देखिए कुछ विशेष निर्देश था अनुच्छेद 350 में। कुछ देखिए हमारे जो संविधान में 350 में क्या कहा गया है। व्यथा के निवारण के लिए, आगे पीछे हो गया क्या, चलिए ठीक है, वो मिल जाएगा तब भी। व्यथा के निवारण के लिए अभ्युदय में प्रयोग की जाने वाली भाषा को किसी भी भाषा में किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 में लिखा है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। ये कुछ बातें थी उस समय। हिंदू संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी के समर्थक के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में दो गुट थे, एक गुट देवनागरी लिपि को मानते थे और दूसरा गुट जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, दो लिपियों वाली हिंदुस्तान के पक्ष में थे। आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत सा थोड़ा सा अंश, लगभग हम कहें 2% अधिक से अधिक ही पढ़ा लिखा था और समझ सकता था, जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं। देश की राजभाषा नहीं बन सकती, ये लोग मानते थे। इंग्लिश की बात हो रही है, 1 से 2% जानते हैं जो बाहर पढ़ के आए थे। लेकिन अचानक से अंग्रेज़ों को छोड़ने के बाद दिक्कतें थी। प्राय 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन का उच्च शिक्षा की भाषा रही थी। जो भी पढ़ाई लिखाई होती थी अंग्रेजी में ही होती थी, समझ रहे ना, भारत में ही बात कर रहा हूँ। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे। तो थोड़ी थोड़ी जो है धीरे धीरे लोग जो पहले बड़े जोश में थे अब धीरे धीरे नरम होने लग गए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब में मत पढ़िए। ये देखिए सब लोगों ने कहीं न कहीं समर्थन किया। बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया, और ये जो फैसला आया, देखिए फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगकर फार्मूले के द्वारा समझौते पर कहीं न कहीं बात बन पाई थी। तो हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच जो भी क्लेश चल रहा था उसमें मुंशी आयंगकर फार्मूला ने कहीं न कहीं सुलझाने का काम किया। ये ध्यान रखेंगे, जब बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी उस समय जब संविधान लागू हुआ और हमारी जो राजभाषा को अपना लिया गया तो कुछ न कुछ उसमें कंडीशन दिए गए। पहले, भारत जो है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि क्या है, राजभाषा। संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी, उसके बाद उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। आज तक वो बनी हुई है। एक स्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। संविधान में भाषा विषयक उपबंध जैसे हम अनुच्छेद 120, 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग जिसे हम कहते हैं भाग 17 जिसे हम राजभाषा कहते हैं के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जिसमें भाषाओं की चर्चा की गई है। मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। तो टोटल कहाँ तक, 351 तक। देखिए 343 से हम चलेंगे और 351 तक भाषा के बारे में चर्चा होगी, जो 8वीं अनुसूची। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 8 ही अनुसूचियाँ थीं। अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई है, 12 बढ़ती चली गई ना। 9वीं अनुसूची जोड़े हम लोग, जब पहले ही जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब समस्या थी बांग्लादेश के सामने। तो बांग्लादेश तब तो था नहीं, बोरोबाड़ी वाली समस्या थी। समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है? उसको जब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। जो लोग पहले से पढ़े उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक 8वीं अनुसूची में ये हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। संविधान के भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी, प्रादेशिक जो भी भाषाएं परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य कहीं न कहीं स्थापित हो गया इन सब के मामले में। अब हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं क्लास को।
सब रख करके अगर देख लेंगे 1 से 2 बार, अभी यहाँ देख लीजिए, उसके बाद वीडियो में 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा बहुत कुछ। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, समझ रहे हैं। परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष, जैसे मान लीजिए कोई लोकल भाषा जानता हो व्यक्ति, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ना जानता हो, तो लोकसभा स्पीकर की मदद से उनसे कहने के बाद वो अपनी भाषा में, मातृभाषा में सदन को संबोधित कर देगा। बात सांसदों की हो रही है ना, जो नेता लोग हैं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला साहब है ना। और राज्यसभा के, हाँ, हमेशा उपराष्ट्रपति जी ही रहते हैं, जो अभी जो है श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये बात समझ आ रही है ना। अनुच्छेद 120 ये कहता है कि कोई भी सांसद जो होगा, संसद का सदस्य, वो हिंदी में या अंग्रेजी में लोकसभा में चर्चा या बातचीत कर लेगा, है ना, बहस में शामिल होगा। अगर उसे वो भी भाषाएं नहीं आती हैं तो अपने मातृभाषा में भी सभा को संबोधित कर सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे तो 15 वर्ष की अवधि के लिए पश्चात अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग। राज्य विधानमंडल अर्थात बात हो रही है राज्यों के अंदर विधानमंडल, है ना, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, वो संसद है, ये विधानसभा, विधानमंडल, ठीक है। विधान परिषद, विधानमंडल और विधानसभा, ये चीज़ें होती हैं। इसमें भी बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अपने अपने राज्य के राजभाषा में ही वो लोग क्या करेंगे? अनुच्छेद 210, देखिए याद करने का तरीका, इसको 120 है, चूँकि ये प्राथमिकता में रखा जाता है केंद्र सरकार को, तो 120, उसके बाद 2 को आगे ला दीजिए तो 210 हो गया। अब राज्य सरकार जो है, चूँकि राज्यों की बात है तो अपनी अपनी भाषाएं में, जो राज्य की भाषाएं हैं वहाँ की आमतौर पे मातृभाषा होती है, तो उसमें वो लोग चर्चा करेंगे, है ना। हिंदी में या अंग्रेजी में जो भी उनकी भाषा है वो उस पर चर्चा कर लेंगे। 15 वर्ष की अवधि के बाद इसमें भी चर्चा किया गया कि भाई इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा। अब हम लोग आ गए पहले भाग देखेंगे, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। अध्याय 1 संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा। ये समझिए एकदम से ऐसा ही है। अध्याय 1 संघ की भाषा, पूरा हमारा देश है, संघ है, और अनुच्छेद 343 संघ की जो राजभाषा है उसके बारे में। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो हमारे अंक होंगे आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से, हम लोग पहले इस तरीके से, अब देखिए अंक ऐसे लिखे जा रहे हैं ना, पहले इस टाइप का लिखा जाता था, समझ रहे ना, 1 2, अभी बहुत बढ़िया नहीं बन पाया है, पता है कि नहीं, ऐसे 3 4, भूल गए कितने लोग, बहुत गंदा बना है, 4, समझ रहे ना, इस तरीके से पूरा आता है कि नहीं, 8 9 10 लिख लेते हैं कि नहीं, ये भी सीखो भाई ठीक है। फिलहाल वो कहा जा रहा है कि अंक जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो चलता है वो चलेगा। अब देखिए 1965 तक ख़त्म होना था ना, 50 में लागू हुआ, तो 15 साल बार बार कहा जा रहा था, उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, तो अभी तक चल ही रहा है। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ की राजकीय प्रायोजन में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। संसद 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों को देवनागरी रूपी का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंध कर सकेगा। ये पूरा एकदम से संविधान के भाषा में लिखा है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत के ये सारे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो चूँकि बात हिंदी दिवस की, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बातें लाई गई हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 344। 343 तो हमें पता है राजभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा जो आयोग बनाया जाएगा, और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत, इसमें चर्चा की गई। अध्याय अब देखिए 2 में प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं जो भी हो सकती हैं वो हैं, जैसे हिंदी है और ऐसे ही अन्य भाषा जो होंगी। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्रादि की राजभाषा होगी, वो पत्रादि मतलब जो हम पत्राचार कर रहे होते हैं, है ना, पत्रों में ही जो भी सूचनाएं, राजपत्र जो होता है वो भेजना, तो वो उसके बारे में चर्चा 346 में है। आपको याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 343 तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये याद हो जाए तो अच्छा ही है। तो ये होंगी
तत्सम प्राधिकृत भाषा तत्सम में होना चाहिए, तद्भव में भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो आमतौर पर चर्चा है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में जो विशेष उपबंध देता है वो 347 देता है। आमतौर पर जनजातियों के संदर्भ में ये चर्चाएं खूब रहती हैं। अध्याय 3 में हम बात कर लेंगे एससी। ये देखिए एससी और एससी है, इसका तात्पर्य क्या है ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 348 की बात हो रही है। और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के प्रयोग के लिए की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगा। 15 साल 65 से बाद हो जाना चाहिए था, हिंदी नहीं हुआ, अभी भी जारी है, हालांकि हिंदी में बातचीत होती है वहाँ पर। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित की गई, कानून बना दिया गया। विशेष प्रक्रिया जैसे राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अनुच्छेद 349 कहा जा रहा है, हालांकि बहुत डीप है लेकिन ठीक है, देख लीजिए। अब 350 जरूर देखिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे 343 उसके बाद हम 350 इम्पोर्टेंट रहता। देखिए 350 व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्युदयों में जो भी अभ्यावेदन होते हैं उनके प्रयोग में जो भाषाएं आएंगी वो कोई भी भाषा हो सकती हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर इसकी चर्चा होती है। मातृभाषा जो भी होगा, जिस भाषा में लोग बोलते हैं। अल्पसंख्यक मतलब समझ रहे हैं, एसटी, आमतौर पे एसटी अल्पसंख्यक में ही आते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब ये नहीं कह देंगे भाई मुस्लिम लोग भी तो अल्पसंख्यक है, हालांकि 18 से 20% वो लोग हैं। सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जिनकी कम असंख्या हो तो एसटी में भी कुछ लोग जो है, हालांकि हिंदू में आते हैं तो वो नहीं रहेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएगी, हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा 351 देख लीजिए। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से होगा इसको देख लीजिए। अब अनुसूची 8वां देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पे बिल्कुल चकाचौंध रही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं पे चर्चा की गई। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएं, जैसे अनुसूची में आरंभ में पहले कितनी भाषाएं थीं? 14, जिसमें यथा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। समझ रहे हैं, ये सब पहले जब 1949 की घटना थी 14 सितंबर वाली, उसी में हो गया था। फिर बाद में सिंधी को 21वें संशोधन, यहाँ से आगे ध्यान रखिएगा, 21वें संशोधन 1967 के तत्पश्चात कोंकणी, फिर मणिपुरी, फिर नेपाली को 71वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ध्यान से समझिए, 21वां संशोधन 1967 में हुआ, तुरंत उसमें सिर्फ एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी जो सिंधु वाली नहीं, सिंधी, ठीक है ना। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, टोटल इसमें जो है 3 भाषाएं 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो 14 1 15, 15 3 18, अब 4 जोड़ी जानी है और यही चारों बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। लास्ट टाइम में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं उसके बारे में जो है चर्चा होती है। तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। कहाँ गया भाई, ये याद रख लीजिएगा, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये कब जोड़ दिया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 4 लास्ट टाइम में जो 4 जोड़े गए, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद भाषाएं टोटल कितनी हो गई? 22, ठीक है ना। ये क्रम भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है और अंतिम भी है, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ें कुछ है नहीं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बीच में लगा होगा कि यार क्या चल रहा है, लेकिन कम से कम आज के दिन तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना, पूरा डिटेल्स देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत है, इसको बढ़िया से देखिएगा, 1 बार 2 बार, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।